वेलकम टू डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग कोर्स। प्रीवियस सेशन पर हमने बड़ी तफसीलन बात की दो सेपरेट सेशन पर, जहाँ पर हमने देखा कि क्रॉस वैलिडेशन क्या चीज़ है या मॉडल सिलेक्शन या क्वालिटी ऑफ द मॉडल हम किस तरह से इम्प्रूव करते हैं। वो दो सेशन पर हमने डिफरेंट टाइप्स देखी। तो हमारी ये बात हो रही थी कि हम ग्रिड सर्च पर जब जाएंगे तो हम अपने रिलेटेड मॉडल को, यानी हमने क्रॉस वैलिडेशन फॉर एग्जांपल अप्लाई कर ली जो भी उसमें करना था, लेकिन उसके बावजूद भी क्या हम क्रॉस वैलिडेशन के बाद भी अपने मॉडल को मजीद इनहेंस कर सकते हैं। तो उसके हवाले से हमने कहा था कि ग्रिड सर्च एक टेक्निक है जिसे हम इस्तेमाल करते हुए उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन इस सेशन के अंदर कोशिश होगी कि सबसे पहले तो हम अपने एग्जिस्टिंग डेटा सेट पर क्रॉस वैलिडेशन विच मीन के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन अप्लाई करेंगे। उसके बाद हम उसकी देखेंगे कि एक्चुअली एक्यूरेसी क्या आ रही है। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि एक्चुअली ग्रिड सर्च का काम क्या है और हम किस तरह से ग्रिड सर्च को इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रिड सर्च पर जाने से पहले हमें दो चीज़ें यहाँ पर समझनी है बड़ी इंपॉर्टेंट, वो है पैरामीटर एंड हाइपर पैरामीटर। ठीक है, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं मशीन लर्निंग के अंदर या स्टैट्स के अंदर, जिसके जरिए से आप अपने मॉडल की एग्जिस्टिंग अप्रोच को या एक्यूरेसी को इंक्रीज करते हैं। कैसे देखते हैं, स्लाइड पे बताया जा रहा है कि मॉडल पैरामीटर विच मीन ओनली पैरामीटर की मैं बात कर रहा हूं, आर समथिंग दैट अ मॉडल लर्न ऑन इट्स ओन, यानी वो एग्जिस्टिंग अप्रोच या वो पैरामीटर्स जो मॉडल खुद से अपनी लर्निंग के दौरान सीखता है उसे हम सिंपल पैरामीटर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेट और कोएफिशिएंट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन लीनियर रिग्रेशन मॉडल, यानी जब हम लीनियर रिग्रेशन मॉडल बना रहे होते हैं उसके अंदर जो हमारे पास वेट्स हैं या कोएफिशिएंट हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल के, वो मॉडल खुद लर्न कर रहा होता है एट लेवल ऑफ द डिजाइनिंग। इसी तरह से इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सेम एग्जाम्पल फॉर सपोर्ट वेक्टर मशीन। इसी तरह से स्प्लिट पॉइंट्स इन डिसीजन ट्री, यानी जब हम डिसीजन ट्री बना रहे होते हैं तो कितने हिस्सों में स्प्लिट होगा, उनके क्या पॉइंट्स होंगे, ये तमाम चीजें मॉडल अपनी लर्निंग के दरमियान खुद सीख रहा होता है। तो व्हाट अबाउट द हाइपर पैरामीटर? हाइपर पैरामीटर क्या चीज है? दैट आर यूज्ड टू ऑप्टिमाइज द मॉडल परफॉर्मेंस, यानी आपने कुछ ऐसे पैरामीटर्स की वैल्यू आपको देनी होती है जिसकी वजह से आपका मॉडल जो है ऑप्टिमाइज रिजल्ट प्रोड्यूस करने लगे। फॉर एग्जाम्पल, कर्नल की वैल्यू, ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल आपके पास डेटा सेट है, अब वो लीनियर है या नॉन लीनियर है। तो लीनियर है तो हम यहाँ पर लीनियर डेटा सेट के लिए लीनियर कर्नल का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर हमारे पास नॉन लीनियर है तो हम कर्नल यूज तो करेंगे। फॉर एग्जांपल आरबीएफ कर रहा हूँ तो उसमें गामा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ठीक है, ये इसको ऑप्टिमाइज रिजल्ट देगा। यानी जितनी गामा की वैल्यू बढ़ेगी विच मीन ये उतने ही कोशिश करेगा हमारा मॉडल कि वो ट्रेनिंग डेटा सेट पर अपने आप को बेहतर तरीके से फिट करे। इसी तरह के की वैल्यू है KNN में, डेप्थ ऑफ द ट्री है, जिस तरह से ऊपर स्प्लिट पॉइंट की बात हुई थी वो एक अलग चीज है, कितने डेप्थ तक ये ट्री जाएगा। तो ये हमारा हाइपर पैरामीटर है जो हमारे रिजल्ट को ऑप्टिमाइज करेगा, यानी बेहतर से बेहतर की तरफ लेकर जाएगा। इसी तरह राइट हैंड पर हमारे पास डिफरेंशिएट है, जिसमें से एग्जाम्पल हमारे पास ऑलमोस्ट वही है जो अभी हमने लेफ्ट साइड पर देखा। इसी तरह दे आर इंटरनल टू द मॉडल एंड देयर वैल्यू कैन बी एस्टिमेटेड फ्रॉम डेटा। तो ये इंटरनल मॉडल के पैरामीटर्स हैं और जो खुद ब खुद यानी खुद से एस्टिमेट किए जाते हैं डेटा के रिस्पेक्ट से, यानी जो एग्जिस्टिंग डेटा तुमने दिया है उससे खुद एस्टिमेट किए जाएंगे कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, किसमें, मॉडल पैरामीटर में। जबकि अगर आप हाइपर पैरामीटर की बात करो तो दे आर एक्सटर्नल टू द मॉडल एंड देयर वैल्यू कैन नॉट बी एस्टिमेटेड फ्रॉम डेटा। ये एस्टिमेट डेटा से नहीं किए जाएंगे बल्कि आप एक्सटर्नली खुद प्रोवाइड करेंगे कि एक्चुअली किसकी वैल्यू कितनी है। अगर मैं इसकी वैल्यू डिक्रीज कर दूं तो रिजल्ट पे उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, इंक्रीज करूं तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये बेसिक डिफरेंस हमने इन दोनों चीजों पे देख लिया कि एक्चुअली मॉडल पैरामीटर क्या चीज है या फिर हाइपर पैरामीटर क्या है। अब हम फाइनली उसी कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं जो हमारे सेशन का टाइटल भी है कि ग्रिड सर्च। तो ग्रिड सर्च एक्चुअली वही कॉन्सेप्ट है जो हाइपर पैरामीटर की हमें डेफिनेशन कह रही थी। तो ग्रिड सर्च हमें बताता है कि एक्चुअली आप जिस मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं जिस डेटा सेट पर, वहां पर फॉर एग्जांपल मैं सपोर्ट वेक्टर क्लासिफिकेशन इस्तेमाल कर रहा हूं जिसमें हम नॉन लीनियर आरबीएफ को इस्तेमाल कर रहे हैं और वहां पे हम गामा की वैल्यू डिसाइड करना चाहते हैं कि एक्चुअली क्या हो सकती है। तो उसके लिए आपको ग्रिड सर्च ये टेक्निक देता है कि एक्चुअली वो बताएगा कि ऑप्टिमल नंबर ऑफ वैल्यूज क्या हो सकती हैं गामा की, या इसी तरह जो भी दूसरे हाइपर पैरामीटर की वैल्यूज उसमें क्या हो सकती है। तो ग्रिड सर्च इज द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, जिसको हम हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कहते हैं, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द ऑप्टिमल वैल्यू फॉर अ गिवन मॉडल। तो जो आपके पास मॉडल है उसकी ऑप्टिमल वैल्यू हाइपर पैरामीटर की क्या हो सकती है। दिस इज सिग्निफिकेंट एज द परफॉर्मेंस ऑफ द इंटायर मॉडल इन is based on the hyperparameter value specified।
तो ये एक पूरे मॉडल के लिए क्या कर रहा होता है, सिग्निफिकेंट रोल यहाँ पर अदा करता है, जिसके जरिए से आपको आपके ऑप्टिमल रिजल्ट मिलते हैं वाजे होकर इन टर्म ऑफ हाइपर पैरामीटर। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में जिक्र किया कि सबसे पहले हम अपने मॉडल को क्रॉस वैलिडेशन के इस रिसोर्स से गुजारेंगे। जब वो 10 फोल्ड्स में या 5 फोल्ड्स में वट एवर जो भी हम कन्वर्जन चाहते हैं उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसके बाद हम उस पर हाइपर पैरामीटर यानी पैरामीटर ट्यूनिंग अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल ये स्नैप एक सिंपल मॉडल की है। उसके बाद हमने रिजल्ट के बिहाफ पर ये कहा कि हम अगर इसमें ग्रिड सर्च लगाएं तो हम अपने परफॉर्मेंस को या हाइपर पैरामीटर की जो वैल्यूज़ हैं उसे किस तरह से ऑप्टिमल कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ें हमने देख ली कि एक्चुअली डिफरेंशिएट क्या है पैरामीटर और हाइपर पैरामीटर में। उसके बाद ग्रिड सर्च क्या चीज़ है, ये वही चीज़ है जो आपके उस हाइपर पैरामीटर को ट्यून करेगा विथ रिस्पेक्ट टू द मॉडल, जिसके जरिए से आपकी परफॉर्मेंस सिग्निफिकेंट होती जाएगी। तो प्रैक्टिकली देखते हैं कि इन चीज़ों को हम किस तरह से प्रैक्टिकली कर सकते हैं। के फोल्ड को भी हम करेंगे अपने एग्जिस्टिंग डेटा सेट पर और साथ ही साथ ग्रिड सर्च को भी करके देखेंगे। इस वक्त स्पाइडर आईडी में मौजूद हूँ और जिस डेटा सेट को मैं अपने मशीन पर यूज़ कर रहा हूँ ये LR के नाम से है। और अगर मैं अपने वीडियो सेशन की बात करूँ जहाँ पर हम सपोर्ट वेक्टर क्लासिफिकेशन को कर रहे थे, ये हमारे जो सीरीज़ हैं उसमें वीडियो नंबर 15 है। ठीक है, मैं अभी शो भी कर दूंगा जहाँ पर हमने क्लासिफिकेशन के प्रॉब्लम को शो किया था और उसके 2 सेशंस थे। 14 पे मैंने सिर्फ और सिर्फ लीनियर बताया था और 15 पे जाके मैंने बताया था कि नॉन लीनियर डेटा सेट होगा तो आप किस तरह से कर्नल डिसाइड करेंगे। वहाँ पे तमाम चीज़ें RBF के हवाले से बात हुई थी। मैं आपको वो वीडियो सेशन शो कर देता हूँ ताकि वो चीज़ें आप प्रॉपर्ली देख सकें। तो मैं अपने प्ले लिस्ट पर जाता हूँ और वहाँ से मैं वीडियो नंबर आपको 15 शो कर देता हूँ। तो आप देख रहे हैं ये हमारी 15 वीडियो है जिसके अंदर मैंने तमाम चीज़ें डिस्कस की हुई हैं और यहाँ पर तमाम कॉन्सेप्ट बताया मैंने कर्नल के हवाले से। और उसके बाद सेम डेटा सेट है जो यहाँ पर मौजूद है वो मैंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। जो मैंने डेटा सेट यूज़ किया हुआ मेरे ब्लॉग पे मौजूद है, वहीं से मैंने डाउनलोड किया और उसके बाद इसे ओपन किया हुआ है। आप डेटा साइंस मशीन लर्निंग पर जाएँ, वीडियो नंबर जो हमारी 15 है तो 15 पर मैंने मेंशन किया हुआ है कि ये थ्योरेटिकली चीज़ें यहाँ डिस्कस हुई हैं, इनका डेटा सेट ऊपर मौजूद है। तो यहाँ से आप इसे क्लिक करके इसे यूज़ कर सकते हैं। तो बैक टू डेटा, तो ये ओवरऑल हमारे पास वही कोड है। क्लासिफिकेशन अप्लाई हुई इसमें सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर की और उसके बाद प्रेडिक्ट हुआ, विजुलाइज हुआ और वो जो डेटा है हमारे पास LR वो मेरे डेस्कटॉप पे मौजूद है। मैंने इसको सेट किया हुआ है। डायरेक्टली मैं सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल A करके शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट करता हूँ क्योंकि इसके अंदर मैंने कोई भी अभी ना तो क्रॉस वैलिडेशन अप्लाई की है और ना ही इसके अंदर ग्रिड सर्च अप्लाई की है। तो जब हमारी विजुलाइजेशन आ जाएगी इन तमाम चीज़ों की उसके बाद हम बैक करेंगे। तो इस वक्त आप देख रहे हैं कि ये हमारा कन्फ्यूजन मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास 7 जो है फॉल्स रिकॉर्ड है। और अगर मैं एक्यूरेसी की बात करूं तो हमारे पास एक्यूरेसी स्कोर का एक वेरिएबल है, नॉट अ वेरिएबल, ये डायरेक्टली कॉल किया गया है। तो 93 की आप देख रहे हैं कि हमारे इस एग्जिस्टिंग डेटा सेट पर क्या है, हमारा आउटपुट है जो कि नॉन लीनियर है। ओके, तो सबसे पहले हम प्रैक्टिकली किस चीज़ को परफॉर्म करेंगे सेम डेटा सेट पर कि हम क्रॉस वैलिडेशन यानी 10 फोल्ड पर अपने डेटा सेट को डिवाइड करेंगे। तो लेट्स सी कि मैं इस डेटा सेट पर किस तरह से अप्लाई कर सकता हूं अपने 10 फोल्ड को। तो सबसे पहले हम साइकिट लर्न से मॉडल सेलेक्ट करेंगे, मॉडल अंडरस्कोर सिलेक्शन, और इस सिलेक्शन से मैं इंपोर्ट करूंगा क्रॉस वैल अंडरस्कोर स्कोर। वेरिएबल बनाते हैं एक्यूरेसीज के नाम से और इस पे मैंने अपने ऑब्जेक्ट क्लास को कॉल किया और उसके बाद हम यहाँ पर कुछ पैरामीटर पास करेंगे। तो सबसे पहला पैरामीटर हमारे पास उस क्लासिफायर का होता है जिस क्लासिफायर को तुम अपने मॉडल के लिए यूज़ कर रहे हो। तो पहला पैरामीटर होगा हमारे पास एस्टिमेटर और यहाँ पर हम अपने उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे जहाँ पर क्लासिफिकेशन मौजूद है। तो आप देख रहे हो ये वो वेरिएबल है जिसमें क्लासिफायर सपोर्ट वेक्टर क्लासिफिकेशन इस्तेमाल हुआ। मैंने इसे कॉपी किया, पेस्ट किया। इसके बाद हमारे पास डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल विच मीन एक्स। तो एक्स हमारा क्या है, एक्स अंडरस्कोर ट्रेन है, जबकि y हमारा है y अंडरस्कोर ट्रेन। उसके बाद CV विच मीन क्रॉस वैलिडेशन। तो आप कितने फोल्ड पर डिवाइड करना चाहते हो, मैंने कहा मैं अपने डेटा सेट को 10 पर डिवाइड करना चाहता हूं तो इसके लिए मैंने 10 लिखा, नॉट हेयर। और इस तरह से आपका वो एग्जिस्टिंग डेटा जिस पर आप यहां पर 10 फोल्ड अप्लाई करना चाह रहे हो इस कोड के जरिए से आप उसे 10 फोल्ड पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ठीक है, लेट्स सी, दोनों लाइनों को मैंने सेलेक्ट किया, शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट किया। ओके, मॉडल सिलेक्शन पे कुछ गलती हुई है अगेन।
ओके तो क्रॉस की स्पेलिंग भी मैंने सही कर दी यहाँ से, और उसके बाद जैसे मैंने इसे एग्जीक्यूट किया, एक्यूरेसीज के नाम से हमारा वेरिएबल है, और मैंने इसे डबल क्लिक किया, और आप देख रहे हैं कि ये वो 10 फोल्ड की एक्यूरेसीज हैं जो हम थियोरेटिकल सेशन पे भी डिस्कस कर चुके हैं, कि एक एक चंक को एक्चुअली आप किस तरह से एक दफ़ा ट्रेनिंग में रखते हो और बाकी रेस्ट को आप टेस्टिंग में रखते हो। फॉर एग्जांपल पहला चंक जो है वो हमारे टेस्टिंग में रखा और बाकी तमाम ट्रेनिंग में रहा, तो उसकी एक्यूरेसी ये रही, फिर ये रही, एंड सो ऑन, इस तरह से तमाम की एक्यूरेसी रही। तो इस तरह से जब आप अपने 10 फोल्ड के डेटा सेट को यूज़ करोगे तो आप किसी भी जिस जगह पर भी या जिस डेटा सेट पर भी आप इसे इस्तेमाल कर रहे हो, तो आप इन तमाम की मीन्स लेकर बता सकते हो कि एक्चुअली जब आप इस पर इस क्लासीफायर को इस्तेमाल करोगे, यानी सपोर्ट वेक्टर मशीन को अप्लाई करोगे क्लासीफायर पर, तो आपकी एक्यूरेसी इस मीन के दरमियान हो सकती है, यानी या तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा हो सकती है, इससे थोड़ा कम हो सकती है। ये चीज़ देखने के लिए आप क्या देखोगे, स्टैंडर्ड डेरिवेशन भी देखोगे। तो सबसे पहले मैं मीन देखता हूँ। तो जो एक्यूरेसी आई है उसकी मीन मालूम करने का तरीका ये है कि आप वेरिएबल का नाम लिखें और उसके बाद डॉट मीन लिखें, स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज करें, शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट, एंड हियर इट इज़ योर मीन। तो आपने देखा था कि जो फर्स्ट टाइम मैंने विदाउट क्रॉस वैलिडेशन यूज़ किया था तो 93 की एक्यूरेसी थी, तो अराउंड हमारे 90s की एक्यूरेसी के वो वैल्यूज़ बिल्कुल सही हैं। इसी तरह हम इसी लाइन को कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, और जहाँ पर मीन लिखा है इसकी जगह हम सिर्फ std लिख देंगे, शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट ओनली दिस लाइन, एंड हियर इट इज़ 0.6। इसका मतलब ये हुआ, जब हमने स्टैंडर्ड डेरिवेशन देखी इसकी, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी मीन में 6 वैल्यू ऐड हो सकती है या 6 वैल्यू डिक्रीज हो सकती है। ठीक है, जो हमारा ये डेरिवेशन बताता है कि इतनी वैल्यू वेरी कर सकती है 90 के, पॉजिटिव वे में भी और नेगेटिव वे में भी। तो अभी हमने एक्यूरेसी देखा था तो 93 थी, इसका मतलब ये हुआ कि 96 तक भी एक्यूरेसी जा सकती है और इसी तरह 84 तक भी एक्यूरेसी जा सकती है, ये वेरी रहेगा इसमें। इंपॉर्टेंट चीज हमारा यहाँ पर हो गया कि हम किस तरह से क्रॉस वैलिडेशन को अपने एग्जिस्टिंग डेटा सेट पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बारी आती है इस आरबीएफ की। इस आरबीएफ का मतलब ये है कि मैं नॉन लीनियर डेटा सेट पर काम कर रहा हूँ और हमारा डेटा जो है वो नॉन लीनियर है, जिसकी वजह से हमने कर्नल जो है आरबीएफ लिया हुआ है। अब मैं इस आरबीएफ की चीज़ों को शो करता हूँ, यानी कर्नल को, ताकि हमें बात समझ में आए। तो मैंने पैरामीटर्स इसके ओपन कर दिए हैं कंट्रोल आई प्रेस करने के बाद, और आप देख रहे हैं कि ये जो मैंने वीडियो स्टार्टिंग में जिक्र की है 15, उसमें मैंने तमाम चीज़ें ये बताई हुई हैं। तो आप यहाँ पर कर्नल की वैल्यू देख रहे हो। इसी तरह सी की एक वैल्यू है जो कि पेनल्टी पैरामीटर होता है, इसकी वैल्यू डिफ़ॉल्ट तौर पे 1 होती है। कर्नल है, कर्नल मैंने आरबीएफ इस्तेमाल किया गया है और उसमें कुछ गामा की वैल्यू होती है जो कि कोफिशिएंट को जाहिर करती है। आप आरबीएफ यूज़ कर सकते हैं, पॉली यूज़ कर सकते हैं, इसी तरह सेगमॉइड भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम ये चाहते हैं कि एक्चुअली इन तमाम की वैल्यू, यानी सी की वैल्यू, कर्नल की वैल्यू और गामा की वैल्यू मैं ऑप्टिमल नंबर के साथ मालूम करना चाहता हूं बाय यूजिंग ग्रिड सर्चिंग। तो पहली चीज हमने यहां कर ली। दूसरी चीज के लिए हम कोड सेशन पर वापस आते हैं और अब हम काम करेंगे किसके लिए, ग्रिड सर्चिंग के लिए। लिहाजा इसके लिए फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट ग्रिड सर्च CV, ठीक है, विच मीन ग्रिड सर्च क्रॉस वैलिडेशन। उसके बाद मैंने एक वेरिएबल बनाया पैरामीटर्स के नाम से और लिस्ट क्रिएट की। इस लिस्ट के अंदर सबसे पहले हम लिखेंगे सिंगल कोटेशन में वैल्यू ऑफ C। तो आप सबसे पहले यहाँ पर वो लिस्ट डिफाइन करोगे कि आपके नज़दीक आपके एग्जिस्टिंग डेटा सेट पर, जैसे अभी हमने देख लिया C की वैल्यू डिफॉल्ट तौर पे 1 थी, आप किस तरह से इसे वेरी करवाना चाहते हैं। C की ऑप्टिमल वैल्यू आपके नज़दीक क्या क्या हो सकती है। तो मैंने C की वैल्यू बताई 1, 10, 100 एंड सिमिलरली 1000। तो मैंने डिफरेंट C की क्या बता दी, वैल्यूज बता दी कि एक्चुअली ये वैल्यूज इसकी हो सकती हैं। इसके बाद मैं लिस्ट से बाहर निकलता हूं और उसके बाद मैंने कहा जिस तरह मैंने C की वैल्यू बताई है, अब मैं कर्नल की वैल्यू बताऊंगा, विच मीन कर्नल की वैल्यू से मुराद ये है कि आप कौन से कर्नल को इस्तेमाल करना चाहते हैं C के लिए। अगर मेरा डेटा सेट लीनियर के लिए है तो मैं ये C की वैल्यू बताऊंगा और एक और दफा इसी लिस्ट को कॉपी पेस्ट करूंगा नॉन लीनियर के लिए, क्योंकि मैंने डेटा सेट आरबीएफ इस्तेमाल किया हुआ है अपने डेटा सेट पर। तो मैंने यहां पर बताया कर्नल, कर्नल पे मैंने इसकी टाइप डिस्कस कर दी स्मॉल कोटेशन लीनियर। तो जो लिस्ट मैंने यहां पर क्रिएट की है पहली, वो किसके लिए की है, लीनियर डेटा सेट के लिए, लीनियर के लिए। जो काम मैंने लीनियर के लिए किया है मैं सेम एज इट इज कॉपी करता हूं। कॉपी करने के बाद नीचे मैंने पेस्ट किया और अब जहां लीनियर लिखा है वहां मैंने लिख दिया आरबीएफ। इसकी वैल्यू भी मैंने वही रहने दी।
तो दो चीजें मैंने अपने पैरामीटर में बता दिया कि लीनियर डेटा सेट के लिए सी की वैल्यूज इनमें से कोई सजेस्ट करो, इसी तरह आरबीएफ के लिए इन दोनों में से इन चारों वैल्यूज में से सी की एक वैल्यू सजेस्ट करो। इसके बाद बारी आती है पैरामीटर गामा की, जो कि मैंने यहाँ डिस्कस किया था। तो गामा के लिए मैंने लिखा सिंगल कोटेशन गामा, इसकी वैल्यूज की वेरिएशन पर मैंने लिखा 0.5, 0.1, 0.00 001 एंड 001। ठीक है, कुछ लिस्ट मैंने यहाँ पर दे दी इनकी वैल्यूज की। उसके बाद हमारा कर्ली ब्रैकेट क्लोज हुआ एंड एट लास्ट हमारे कोटेशन क्लोज हो गई। ओके, तमाम वैल्यूज हमने डिसाइड कर ली। यहाँ से डबल कॉमा भी हटा दिया हमने, कुछ कॉमा एक्स्ट्रा थे। अच्छा, अभी आपने पैरामीटर डिसाइड किया है यहाँ पर कि एक्चुअली जो मॉडल्स में पैरामीटर्स हैं वो आपने यहाँ पर बता दिया कि लीनियर के लिए कितने सी की वैल्यू चाहिए और नॉन लीनियर के लिए वैल्यूज क्या चाहिए, और उसके साथ साथ गामा की वैल्यूज की भी कुछ रेंज यहाँ पर डिफाइन कर दी। अब तुम्हें उस ग्रिड सर्च पर जिसको तुमने इंपोर्ट किया है उसके लिए तुम्हें अपने मॉडल को कॉल करके तमाम उसके पैरामीटर्स बताने, यानी इसके तमाम पैरामीटर्स बताने कि एक्चुअली जो आप ग्रिड सर्च सीवी अप्लाई करना चाहते हो उसके पैरामीटर्स तो तुमने कर लिए, लेकिन उसमें फिट किस मॉडल को करना चाहते हो वो बताओगे। लिहाजा इसके लिए मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम रखा ग्रिड अंडरस्कोर सर्च, और यहाँ पर आने के बाद मैंने अपने ऑब्जेक्ट क्लास को कॉल किया और यहाँ पर वो तमाम पैरामीटर्स बताऊंगा जो ग्रिड के हैं। तो पहला पैरामीटर इसके अंदर एस्टिमेटर है, और इस एस्टिमेटर के अंदर हमारे पास बिल्कुल वही वेरिएबल आ जाएगा जो हमारे क्रॉस वैलिडेशन पे था, क्योंकि हम क्लासिफायर को ही इस्तेमाल कर रहे हैं जिसपे हमने सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर को ट्रेन किया हुआ है। उसके बाद आप यहाँ पर पैरामीटर बताएंगे जिसको हम कहते हैं पैराम ग्रेड। तो मैंने पैराम ग्रेड लिखा, और इसके अंदर ये जो पैराम ग्रेड है ना, ये एक्चुअली वो तमाम पैरामीटर को होल्ड करता है जो तुमने एक सेपरेट वेरिएबल पे यहाँ बताया। तो इस नाम को मैं इस पैराम ग्रेड में ऐड करूंगा। उसके बाद आपकी एक्यूरेसी होगी जिसको आप स्कोर से जाहिर करते हैं। तो SCORING, और यहाँ पर आप बताएंगे कि आप किसके लिए ये काम कर रहे हैं, एक्यूरेसी के लिए काम कर रहे हैं। और फाइनली हमारे पास CV की वैल्यू आएगी, क्योंकि हमने CV कितने फोल्ड पे डिवाइड किया हुआ है, 10 पर। 10 फोल्ड पे डिवाइड करने के बाद हमारे पास एक लास्ट पैरामीटर बचता है जिसको हम कहते हैं n जॉब्स। n जॉब्स की वैल्यू 1 हम उस वक्त रखते हैं जब हमारे पास एग्जिस्टिंग डेटा सेट जो है वो काफ़ी लार्ज हो, क्योंकि ग्रिड सर्च इस्तेमाल ही हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लार्ज डेटा सेट के अंदर नंबर ऑफ पैरामीटर को हैंडल कर सकें। लिहाजा हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू दे दी। वैल्यू देने के बाद हमारा काम यहाँ पर ग्रिड सर्च के रिस्पेक्ट से एंड होता है। अब हम फाइनली इसको ट्रेन सेट पर लेके जाएंगे कि एक्चुअली ये ग्रिड सर्च का जो वेरिएबल है ये किसके लिए काम करेगा, बेस्ट पैरामीटर के लिए काम करेगा, बेस्ट स्कोर के लिए काम करेगा। तो बेस्ट पैरामीटर हमारा फोकस है, तो सबसे पहले हमने इसी वेरिएबल को दोबारा लिखा ग्रिड सर्च को। ये करने के बाद मैंने कहा ग्रिड सर्च डॉट फिट, तो हम फिट करेंगे इसे किसमें, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन। ठीक है, ग्रिड सर्च के अंदर तमाम पैरामीटर्स आ गए हैं, तो इसलिए हम काम ही किसके लिए कर रहे हैं, अपने उस एग्जिस्टिंग वेरिएबल के लिए कर रहे हैं। तो मैंने एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन को लेना है। तो हियर इट इज योर एक्स ट्रेन कॉमा वेयर इट इज वाई ट्रेन, दोनों चीजें यहाँ पर फिट हुई। फिट होने के बाद हम एक वेरिएबल बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं बेस्ट एक्यूरेसी, और इस पे मैंने ग्रिड सर्च वेरिएबल को लिया जिसके अंदर हमारी तमाम चीज़ें हैंडल हो रही हैं, और इससे हम इंपोर्ट करेंगे बेस्ट अंडरस्कोर स्कोर अंडरस्कोर। ठीक है, ये इसके अपनी फंक्शन है। और फाइनली हम एक वेरिएबल बनाएंगे जिससे हमारे एक्यूरेसी का पता चलेगा। तो मैंने इसका नाम रखा बेस्ट पैरामीटर्स, और इसके अंदर हमने ग्रिड सर्च डॉट बेस्ट, ठीक है, और पैराम्स अंडरस्कोर। तो जो काम मैंने लास्ट लाइनों पे किया है ये वो पैरामीटर्स की ग्रिड सर्च के जरिए से आने वाली वैल्यूज हैं जो मुझे ये बताएंगी कि इस सी की वैल्यू क्या होने वाली है, किसके लिए, लीनियर के लिए, इस सी की वैल्यू क्या होने वाली है आरबीएफ के लिए, और इस गामा की वैल्यू क्या होने वाली है इस आरबीएफ के लिए। ये तमाम स्कोर्स को अपने इस वेरिएबल पर सेव करेगा और उसके बाद मुझे डिस्प्ले करेगा।
तो लिहाजा लेट्स सी कि इनका स्कोर क्या होने वाला है। ओके तो पूरा कोड हमारा रेडी है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी गलती थी, कॉलन की जगह इक्वल साइन था, बाकी तमाम चीज़ों को हमने रिजॉल्व कर लिया। मैं कोड को और एक्यूरेट कर रहा हूँ। एंड जॉब के हवाले से मैंने बताया लार्ज डेटा सेट के लिए तमाम चीज़ें सेट हो चुकी हैं। सेलेक्ट करते हैं अपने कोड को, शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट एंड लेट्स सी। नाउ इट्स अंडर प्रोसेस, कंप्लीटेड, वेरिएबल पे गया। लास्ट जो हमारे पास वेरिएबल है वो बेस पैरामीटर का है। मैंने बेस पैरामीटर को ओपन किया और यहाँ से हमें बात समझ में आ गई कि एक्चुअली जो मॉडल तुमने क्रिएट किया है, ऑल्दो हमें वो पहले ही पता था कि ये हमारे लिए कौन सा मॉडल है, सपोर्ट वेक्टर का है, लेकिन जो टाइप है उसकी लीनियर नहीं हो सकती। यही वजह है कि हमने नॉन लीनियर से किया था। लेकिन तुम देखो कि ग्रिड सर्च के अंदर मैंने दोनों टेक्निक्स बताई कि लीनियर की वैल्यू बताओ और नॉन लीनियर की भी। तो उसने सजेशन पे मुझे कहा है कि सी की वैल्यू तो 1 ही होने चाहिए जो एज लाइक डिफॉल्ट तौर पर होती है, लेकिन उसने कर्नल की वैल्यू मुझे बताया कि आरबीएफ कर्नल को आप इस्तेमाल करें। क्यों? क्योंकि जो 10 फोल्ड्स हुए तो उसकी वजह से उसको पता चल गया कि जो डेटा आपके पास मौजूद है वो नॉन लीनियर है, और साथ ही साथ उसने गामा की वैल्यू भी बता दी मुझे 0.5। तो गामा की वैल्यू के हवाले से हम उस सेशन पर डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन जो हमारे एग्जिस्टिंग डेटा है उसमें गामा की वैल्यू जितनी बढ़ेगी इसका मतलब है उतना ही मॉडल हमारा क्या हो रहा है, फिट हो रहा है अपने ट्रेनिंग डेटा सेट पे। लिहाजा अपने इस गामा की वैल्यू को मजीद इनहेंस करने के लिए हम अपने डेटा सेट पर वापस जाएंगे, और जहां पर मैंने गामा की वैल्यू में वेरिएशन बहुत लाइट रखा है ना, 0.1, 0.01, 0.001, उसमें मुझे वैल्यू तो पता चल गई है कि एक्चुअली एक खास वैल्यू 0.5 ही आ रही है। तो क्यों ना मैं वैल्यू की रेंज 1, 2, 3, 4, 5 0 पॉइंट के साथ करूं, ठीक है। लिहाजा इस वैल्यूज को मैं यहां से हटाता हूं और अब मैं वैल्यूज कुछ इस रेंज में लिखता हूं, ठीक है। तो कुछ वेरिएशंस को मैंने खत्म कर दिया, मुझे पता चल गया 5 है, तो क्यों ना मैं 5 की रेंज से कुछ आगे वैल्यूज भी दूं। हो सकता है कि इस वेरिएशन से ग्रिड सर्च उसको मजीद एनहांस करे और वैल्यूज गामा की हमारी क्या कर दे, इंक्रीज कर दे। तो लिहाजा वैल्यू चेंज करने के बाद मैं दोबारा इस कोड को एग्जीक्यूट करता हूं, शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट एंड इट्स कंप्लीटेड एंड हियर इट इज। और आप देख रहे हो कि हमारी एक्यूरेसी लाइटेड बढ़ी, 0.5 से क्या हो गई, 0.7 हो गई। तो इस तरह से हमने दोनों इंपॉर्टेंट चीजों को देखा कि एक्चुअली आप अपने एग्जिस्टिंग लीनियर या नॉन लीनियर डेटा सेट के अंदर किस तरह से आप ग्रिड सर्च को विद क्रॉस वैलिडेशन 10 फोल्ड या 5 फोल्ड जो भी आप एसके फोल्ड बना रहे हैं, के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन पर उसे अप्लाई कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप अपने एग्जिस्टिंग पैरामीटर्स को किस तरह से ट्यून करके उसकी बेहतर एक्यूरेसी इनहेंस कर सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पर करके भी देखा। लिहाजा मुझे अब समझ में आ गया कि अब जो पैरामीटर्स मुझे यूज करना है, कहाँ पर, इस जगह पर जो कर्नल के साथ यूज करना है, वहां पर सी की वैल्यू ऑल्दो डिफॉल्ट 1 होती है तो लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मैं गामा की वैल्यू 0.7 यूज करूं तो मुझे बहुत बेहतर एक्यूरेसी के साथ यहां पर रिजल्ट मिल सकता है एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन। तो ऑल्दो ये तमाम कोड्स मैं अपने ब्लॉग पे शेयर कर दूंगा, वहां से आप वो तमाम चीजें कॉपी करके उससे फैसिलिटेट हो सकते हैं। तो सक्सेसफुली हमने यहाँ पर ये चीजें करी। नेक्स्ट सेशन पे जाएंगे तो हम देखेंगे कि इससे जो हार्डली या फास्टली वर्क करने वाला जो हमारे पास बूस्टिंग मेथड है, जिसको हम एक्सजी बूस्ट कहते हैं, वो हम किस तरह से उसको परफॉर्म कर सकते हैं मशीन लर्निंग के अंदर, और साथ ही साथ हम फिर असेंबल लर्निंग के साथ उसे कंपेयर करके भी देखेंगे कि एक्चुअली जब हम ट्री वाइज काम करते हैं और इसी तरह जब हम एक्सजी बूस्ट के साथ कर रहे हैं तो उसकी वर्किंग या उसकी परफॉर्मेंस क्यों ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ट्री